हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम वाक्य करेंगे। इस वीडियो में हम वाक्य का अर्थ, स्वरूप, उसके अंग और तत्व ये सब करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको वाक्य अच्छी तरह से समझ आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। यानी शब्द किससे बने? वर्णों के मेल से, और शब्दों के मेल से फिर वाक्य बनते हैं आगे। परंतु वाक्य में प्रयुक्त पदों का एक व्यवस्थित क्रम तथा निश्चित अर्थ होता है। अब किन्हीं भी शब्दों को जोड़ के हम वाक्य नहीं बना सकते, उनका व्यवस्थित क्रम में होना भी आवश्यक है और निश्चित अर्थ भी उससे निकलना चाहिए। अव्यवस्थित शब्दों के क्रम को हम वाक्य नहीं कह सकते, यानी कि जिसमें शब्दों को सीरियल वाइज ना लगाया जाए वो वाक्य नहीं कहला सकता। जैसे पौधे खिला फूल में है एक, या घर सुंदर है बहुत हमारा। ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ। इन शब्दों के क्रम से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। ये शब्द समूह तभी एक सार्थक वाक्य बनाते हैं जब इन शब्दों को एक निश्चित तथा व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। अगर इन्हें सीरियल वाइज लगाएंगे ये तभी वाक्य बनेंगे। उल्टे पुल्टे शब्दों को हम वाक्य नहीं कह सकते। जैसे पौधों में एक फूल खिला है, पौधे में एक फूल खिला है। और दूसरा उदाहरण है हमारा घर बहुत सुंदर है, तब ये एग्जैक्ट वाक्य बना है आपका। परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा है शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित यानी जिसमें सभी शब्द सीरियल वाइज हों, और सार्थक समूह मतलब वो सभी कोई ना कोई अर्थ देते हों। ऐसे शब्द जो सीरियल वाइज हों और कोई ना कोई अर्थ देते हों, तो ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो सबसे पहले उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो उद्देश्य होता है। ये वाक्य का कर्ता होता है, क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं उसमें कर्ता ज़रूर होता है। कर्ता के बारे में ही होती है हर बात। कभी कर्ता एक शब्द में भी होता है और कभी एक से अधिक शब्दों में भी होता है। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, इधर कर्ता एक शब्द में हो गया माली। और जैसे छोटी लड़की गेंद से खेल रही है, तो छोटी लड़की, इधर लड़की कर्ता है लेकिन छोटी साथ में लगाएंगे तो ये भी कर्ता ही मानी जाएगी। छोटी लड़की गेंद से खेल रही है। उपरोक्त वाक्यों में माली तथा छोटी लड़की के विषय में बात की जा रही है। ये वाक्य के कर्ता हैं, इसलिए ये ही उद्देश्य हैं। अगला है विधेय। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो बताया या कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे, ठीक है ना, कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में हम जो बात कह रहे हैं, कर्ता को छोड़कर वाक्य का जो भी अंश बच जाता है वो विधेय होता है। जैसे माली पौधों को पानी डाल रहा है, इधर माली को हटा देंगे क्योंकि ये है उद्देश्य। बाकी हमारा इस वाक्य में कौन सा अंश बच गया? पौधों को पानी डाल रहा है, तो ये हो गया हमारा विधेय। या छोटी लड़की गेंद से खेल रही है, छोटी लड़की को हटा दो जो कि उद्देश्य है। बाकी इस वाक्य में जो बच गया वो विधेय है, गेंद से खेल रही है। उपरोक्त वाक्यों में पौधों को पानी डाल रहा है तथा गेंद से खेल रही है, ये विधेय है, क्योंकि ये वाक्य के कर्ता
माली और छोटी लड़की के बारे में बता रहे हैं। अब उद्देश्य का विस्तार कैसे किया जाता है, देखिए। कर्ता के साथ जब विशेषण जुड़कर उसे विस्तार प्रदान करता है, उसे उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। उदाहरण, जैसे लड़की गेंद से खेल रही है, इधर सिंपल सा एक लड़की उद्देश्य है। अगर हम कहें छोटी लड़की गेंद से खेल रही है, तो ये छोटी लड़की क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार हो गया। लड़की के आगे छोटी जुड़कर ये उद्देश्य को विस्तार दे रहा है। जैसे हम कहें हिरण तेज भागता है, हिरण तो हो गया उद्देश्य। अगर हम कहें काला हिरण तेज भागता है, तो ये काला शब्द जो है ये हिरण को हिरण जो उद्देश्य है हमारा उसको विस्तार दे रहा है। ठीक है, तो इसमें काला हिरण उद्देश्य का विस्तार है। ठीक है, अब विधेय का विस्तार कैसे करते हैं। कर्म, विशेषण तथा क्रिया विशेषण विधेय को जब विस्तार प्रदान करते हैं तो उसे विधेय का विस्तार कहा जाता है। ठीक है ना। विधेय का विस्तार किन किन चीज़ों से बनता है, कर्म से, विशेषण से या क्रिया विशेषण से। जैसे मोहित पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है ये विधेय हो गया। लेकिन अगर हम कहें मोहित पुस्तक पढ़ रहा है, अब पुस्तक इसमें एक्स्ट्रा शब्द आ गया है, तो ये विधेय का विस्तार हो गया। ठीक है, आगे देखिए, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। अब ये पुस्तक पढ़ रहा है इधर विधेय हो गया। लेकिन अगर हम इस विधेय को और विस्तार देना हो तो कैसे कहेंगे, राहुल रोचक पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये रोचक पुस्तक पढ़ रहा है, ये विधेय का और भी ज़्यादा विस्तार हो गया है। अब आते हैं वाक्य के तत्व। वाक्य के निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला है सार्थकता। सार्थकता वाक्य का प्रमुख गुण है। ठीक है, सार्थकता जो है वाक्य का प्रमुख गुण है। इसके लिए आवश्यक है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग हो। ठीक है ना, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो कि सार्थक हो, कोई ना कोई अर्थ देते हों, तभी वाक्य भाव अभिव्यक्ति के लिए सक्षम होगा। भाव अभिव्यक्ति के लिए मीन्स अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए वो वाक्य सही रहेगा। जैसे राम रोटी पीता है, एक वाक्य है। यहाँ रोटी पीना सार्थकता का बोध नहीं कराता। मानते हैं कि वाक्य ये शब्द जो हैं वाक्य में ये व्यवस्थित है, लेकिन अर्थ तो नहीं निकल रहा ना कि राम रोटी पीता है। सार्थकता का बोध नहीं कराता, क्योंकि रोटी तो खाई जाती है, पी नहीं जाती। सार्थकता की दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। सार्थकता की दृष्टि से सही वाक्य होगा राम रोटी खाता है। इस वाक्य को पढ़ते ही पाठक के मस्तिष्क में वाक्य की सार्थकता उपलब्ध हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वाक्य का यह तत्व वाक्य रचना की दृष्टि से अनिवार्य है। इसके अभाव में अर्थ का अनर्थ संभव है। मतलब कि अगर सार्थकता नहीं होगी वाक्य में तो अर्थ का अनर्थ बनते समय नहीं लगेगा। अगला है क्रम। क्रम से तात्पर्य पद क्रम, यानी कि पदों को एक क्रम में रखना। सार्थक शब्दों को भाषा के नियमों के अनुरूप क्रम में रखना चाहिए। वाक्य में शब्दों के अनुकूल क्रम के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, जैसे नाव में नदी है। इस वाक्य में सभी शब्द तो सार्थक हैं, ठीक है ना, हर शब्द का अपना अर्थ निकल रहा है, फिर भी क्रम के अभाव में वाक्य गलत है। नाव में नदी थोड़ी ना हो सकती है। सही क्रम करने पर नदी में नाव है वाक्य बन जाता है जो कि शुद्ध है। अगला है योग्यता। वाक्य में सार्थक शब्दों के भाषानुकूल क्रमबद्ध होने के साथ साथ उसमें योग्यता अनिवार्य तत्व है। ठीक है ना, वाक्य में एक तत्व कौन सा है, योग्यता।
प्रसंग के अनुकूल वाक्य में भावों का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना, जो कि भावों का बोध कराए। इसके अभाव में वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे हिरण उड़ता है, यहाँ पर हिरण और उड़ने की परस्पर योग्यता नहीं है, हिरण उड़ तो सकता ही नहीं, अतः यह वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर उड़ता के स्थान पर चलता या दौड़ता लिखें तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा, सुनने वाला जो होता है उसकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। वाक्य भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने के लिए कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता ना हो, यानी कि आप जो कुछ कहें सुनने वाला उसमें सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसके मन में ये ना हो कि स्पष्ट नहीं हुआ कुछ, उसे सब कुछ समझ आ जाए आपके बोलने से। दूसरे शब्दों में किसी ऐसे शब्द या समूह की कमी ना हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट न होता हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और हम केवल उसे तुम कहें तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा। मान लीजिए कोई हमारे सामने आएगा, हम उसे खाली कहें तुम, अब तुमसे तो क्या पता कितने वाक्य निकलेंगे, उसे क्या पता चलेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तुमसे तो कोई बात स्पष्ट नहीं होती। लेकिन अगर हम आगे वाक्य को पूरा करें कि अमुक कार्य करो, मतलब तुम अमुक कार्य करो, तो वह पूरी बात समझ जाएगा कि मुझे क्या कहा गया है। इस प्रकार वाक्य का आकांक्षा तत्व अनिवार्य है। आगे है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है समीपता। एक पद सुनने के बाद उच्चारित अन्य पदों को सुनने के समय में संबंध आसक्ति कहलाता है। यदि उपरोक्त सभी बातों की दृष्टि से वाक्य सही हो, लेकिन किसी वाक्य का एक शब्द आज, एक कल और एक परसों कहा जाए तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए मैं कोई वाक्य सही बोल रही हूँ, लेकिन अभी मैंने एक शब्द बोला राम, ठीक है, फिर उसके 2-3 घंटे बाद मैं अगला बोलूँ रोटी, फिर उसके 3-4 घंटे बाद बोलूँ खाता है, तो इस तरह ये वाक्य तो नहीं हो सकता। वाक्य मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ समय सीमा भी तो होती है। वाक्य को साथ साथ ही बोला जाना चाहिए, समीप होने चाहिए ये पद, एक के बाद ही दूसरा तुरंत बोला जाना चाहिए। अतएव वाक्य के शब्दों के उच्चारण में समीपता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पूरे वाक्य को एक साथ कहा जाना चाहिए। अगला तत्व है छठा, अन्वय। अन्वय का अर्थ है पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि का सामंजस्य होना चाहिए। ये इन सभी का प्रयोग ठीक ढंग से होना चाहिए वाक्य में। अन्वय के अभाव में भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः अन्वय भी वाक्य का महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, ठीक है ना। इस वाक्य में भाव तो स्पष्ट है, सुनने वाला समझ तो जाएगा हाँ भाई नेता के लड़के के हाथ में बंदूक है, लेकिन लिखने की दृष्टि से तो ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें व्याकरणिक सामंजस्य नहीं है, अतः यह वाक्य अशुद्ध है। यदि इसे नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी कहें तो वाक्य जो है व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होगा, क्योंकि बंदूक था नहीं, बंदूक थी, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। लड़का का हाथ में नहीं, लड़के के हाथ में हो जाएगा फिर ये, ठीक है ना। तो व्याकरणिक दृष्टि से भी वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वाक्य के भेद लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।